जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जोशी आ चुका हूं नए वीडियो के साथ में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल। ठीक है, कौन सा काल पढ़ने जा रहे हैं? आधुनिक काल। दोस्तों ये हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा काल था, क्योंकि इसी काल के बदौलत दोस्तों हम लोग हमारे जो पूर्वज थे उनके हृदय में राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया गया। ठीक है, और यही वो काल है जो आज भी हम लोग जी रहे हैं। इसी को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, ये काल की शुरुआत कब से होती है? 1850 से लेकर अब तक का। ठीक है, 1850 से इसकी शुरुआत होती है, अब तक जो भी काल चल रहा है सब आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये काल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को अभी तक क्या लगता है कि हम लोग जो आजाद हुए हैं वो सिर्फ किसकी बदौलत हुए हैं? बहुत ज्यादा जो महापुरुष थे जिन्होंने क्रांतियां की, आंदोलन फैलाए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हमारे प्रति काम किए। ठीक है, तो जी हाँ, उनका तो हम लोग जीवन भर ऋणी रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान था आजादी में, क्योंकि इसके जो लेखक हुए उन्होंने अपने लेखन क्षमता से ऐसे ऐसे कविताएं लिखे, ऐसे ऐसे काव्य लिखे जिसको पढ़कर ना लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना उछलने लगा, बहुत ज्यादा आ गया। इसलिए दोस्तों हिंदी साहित्य क्या किया ना, लोगों के हृदय में राष्ट्रीय भावना का विकास किया, जिससे आंदोलन होने लगे और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हम लोग आजाद हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा काल था। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इसके किसकी बात करते हैं? पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो 1843 ईस्वी से मानी जाती है। कब से? 1843 ईस्वी से। अभी रुको, मैं जो बता रहा हूं सब कुछ बताऊंगा यार, आप चिंता क्यों करते हो 1850 को लेकर। 1850 से भी माना जाता है, लेकिन ये क्यों माना जाता है? क्योंकि 1850 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसीलिए इसको 1850 से कहा जाता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई। कुछ लोग 1857 से भी समर्थन करते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाए। क्यों? क्योंकि 1857 में क्रांतियां, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, प्रथम क्रांति। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग जो है वो 1868 से इसकी शुरुआत मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहली रचना आई थी, नए विचारों से भरी हुई, नए विचारों के साथ नई रचना आई थी 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। इसलिए 1868 से कुछ विद्वान जो है वो आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो ये तो थी मोटा मोटा कि कौन कौन से, मतलब कुछ लोग जो है अलग अलग कौन कौन सी तिथियां मानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत यहां से हुई है। ठीक है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो कौन सा है? 1850 है, और ये सुविधा के लिए माना गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो कि यार आधुनिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल 1850 से माना जाता है, जो कि अब तक चल रहा है। ठीक है, कब तक चल रहा है? अब तक चल रहा है। इसकी कुछ पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1843 को लेकर। यहां से स्टार्टिंग होता है आधुनिक काल का। इससे पहले का भारत में आपको कुछ बता देता हूं। इससे पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि ईसाई धर्म का प्रचार बहुत हुआ करता था। कब? 1843 से पहले जो था, थोड़ा समय पहले, यानी 40-50 वर्ष पहले ले लीजिए, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा था पूरे भारत में। इससे क्या होता था ना कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो युवक होता था वो ईसाई धर्म में आकृष्ट हो जाता था। क्या हो जाता था? आकर्षित हो जाता था। किस धर्म में? ईसाई धर्म में। किस धर्म में? ईसाई धर्म में। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ईसाई धर्म में क्या थी? दो गुण था। एक तो उदारता का गुण था, उदारता था। दूसरा क्या था? मुक्तता था। तो इन दो गुण को देख करके जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक होता था वो ईसाई धर्म में आकर्षित हो जाता था और अपना धर्म परिवर्तन किसमें कर लेता था? ईसाई धर्म में। इसका बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन होने लगा। तो 1828 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किया। किस समाज की? ब्रह्म समाज की। इस समाज की स्थापना करने से क्या योगदान मिला दोस्तों? इस समाज में सती प्रथा, इसका विरोध किया गया। सती प्रथा का क्या होता है कि जब किसी का पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पति के साथ क्या करना होता था? सती होना था, यानी जल जाना था। तो इस प्रथा का क्या किया गया? विरोध किया गया। बाल विवाह का भी विरोध किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे समाज में रूढ़ियत थी, जो परंपरा के अनुसार दुष्कर्म थे या कहें कुसंस्कार थे, उसका विरोध ब्रह्म समाज से हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1875 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं। किस समाज की? आर्य समाज की। ठीक है, अच्छा, आर्य समाज से क्या योगदान मिलता है? तो देखिएगा ध्यान से। आर्य समाज से योगदान मिलता है कि पहला, सती प्रथा का विरोध उसमें भी हुआ। दूसरा, विधवा विवाह को स्वीकृति मिली। विधवा विवाह, आपको पता है दोस्तों, पहले के जमाने में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी अर्थात उसके पति का देहांत हो जाता था तो लोगों का यह मानना था कि उसकी दूसरी विवाह ना हो। लेकिन जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो उसमें विधवा विवाह को स्वीकृति मिला कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु देहांत हो गया है और उसका भी पूरा जीवन बाकी है तो वह दूसरी विवाह कर सकती है। ठीक है,
तीसरा क्या था, जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी उसका भी इन्होंने विरोध किया, और बाल विवाह का विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, एक सही समय में विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। और इसके साथ साथ आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि जो लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो जाते थे, तो आर्य समाज ने क्या किया, निम्न वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा। कि कौन से वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, जिससे क्या हुआ, ईसाई धर्म में जो लोग परिवर्तित हो जाते थे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। ठीक है, तो यही कुछ दोस्तों पृष्ठभूमि था आधुनिक काल का। ठीक है, अब आधुनिक काल के कई खंड हो जाते हैं, कई युग आ जाते हैं, कई वाद आ जाते हैं, कोई बहुत चीजें आ जाता है। तो देखिए, पहला जो इसका बंटवारा होता है वो किसमें होता है, भारतेंदु युग में। किसमें होता है, भारतेंदु युग में। इसके बाद कौन सा काल आता है, द्विवेदी युग आता है। ठीक है, द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के बाद क्या आता है, छायावाद आता है। क्या आता है, छायावाद आता है। छायावाद के बाद दोस्तों प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद के बाद क्या आता है, प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद के बाद क्या आता है, नई कविता आती है। क्या आती है, नई कविता। नई कविता के बाद सशोष्टी कविता, जनवादी कविता से बहुत सारे माने जाते हैं। ठीक है, और एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो दोस्तों ये जो छायावाद का युग है, ठीक है, और जो ये प्रगतिवाद का युग है, इसके बीच में एक हालावाद आया था। क्या आया था, हालावाद, जिसमें मधुशाला जैसी उत्तम कृष्ण की रचनाएं हम लोगों को सामने देखने को मिलती है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी। ठीक है, हालावाद में क्या होता था, शराब के बारे में लिखा जाता था, वही मध के बारे में, प्याले के बारे में। ठीक है, तो हालावाद ये समझिए रहिएगा। तो आज हम लोग चूंकि आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट एपिसोड होगा जहां हम बात करेंगे केवल कहां तक, भारतीय युग की बात करेंगे, द्विवेदी युग की बात करेंगे, और फिर यहाँ पे छायावाद की बात करेंगे। 3 की बात होगी, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम किसकी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की बात करेंगे। ठीक है, तो 6 को हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया है, और आज जो पढ़ाने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को तोड़ फोड़ डालो यार, क्योंकि साला जब तक उसे नहीं तोड़ फोड़ोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा यूट्यूब। ठीक है, तो जल्दी से तोड़ फोड़ डालो। ठीक है, अभी देखते हैं भारतेंदु युग। ठीक है, कौन सा युग, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है दोस्तों, 1850 से 1900 ईस्वी। ठीक है, 1850 से 1900 ईस्वी। दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय युग में ना 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो रीति काव्य की परंपरा पर आधारित, किस पे, इससे पहले का काल, आधुनिक काल के पहले काल क्या था, रीति काल। तो रीति काल के कुछ कवि थे जो आधुनिक काल में आने के बावजूद रीति काल के परंपरा के अनुसार ही रचनाएं रचते थे। तो रीति काल के परंपरा का आपको एक रचना मिलता है, और दूसरी रचना किसकी मिलती है, नए विचारों की। किसकी, नए विचारों की। यानी एक तरफ आपको रचनाएं रीत काव्य के जो प्रवृत्तियां थी, रीत काल की जो परंपरा थी, उसके आधार पर रचनाएं भारतीय युग में मिलती हैं, और दूसरा नए विचारों से भरी हुई कविताएं मिलती हैं, जिनमें स्वदेश प्रेम था, राष्ट्र के लोगों को जगाना था, राष्ट्र के प्रति राजभक्ति जगाना था। ठीक है, आंदोलन करवाना था, इसलिए नए नए विचारों को लाना जरूरी था। इसलिए दोस्तों नए विचारों से युक्त जो रचनाएं आई वो भी आई, और साथ ही साथ जो कुछ कवि थे वो रीत काल के परंपरा में भी लिखते थे। ठीक है, तो रीत काल की परंपरा में जो कवि थे प्रमुख रूप से जो लिखते थे उसमें गिरधर दास थे। कौन थे, गिरधर दास थे, द्विजदेव थे, हनुमान थे। ठीक है, हनुमान थे। ठीक है, ये जो 2-3 लोग हैं, ठीक है, सरदार थे। ठीक है, ये जो 4 लोग हैं मुख्य रूप से इनका नाम आता है, बाकी है तो बहुत सारे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, रीत काव्य की परंपरा में भारत में हरिश्चंद्र युग में रचनाएं रचते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो नए विचारों से परिपूर्ण रचनाएं रचते थे, देश के बारे में हो गया, समाज के बारे में हो गया, ठीक है, आंदोलन के बारे में हो गया, व्यंग्यता हो गया, ठीक है, शासन की कैसे शासन नहीं चल रहा है सही, इसके बारे में हो गया, लोगों को कहां यूज किया जा रहा है उसके बारे में हो गया। ये सब नए नए विचारों की कविताएं लिखने वाले कवि कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे कवि हैं, जैसे बाल मुकुंद गुप्त, और उसके बाद श्रीनिवास दास, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो ये कुछ लेखक हैं जो मुख्य रूप से नए विचारों पे रचनाएं रचते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे राधाचरण गोस्वामी भी हैं। ठीक है, कौन है, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अपने देश के लिए, समाज के जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो लोगों की दयनीय स्थिति थी उसके बारे में, ठीक है, तो रचनाएं रचते थे। तो इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको बताता हूं एक और बहुत ही बड़ी चीज। दोस्तों आधुनिक काल से पहले जो रीत काल था उसमें लोग क्या करते थे, श्रृंगारिकता की रचनाएं रचते थे, वीरता की रचनाएं रचते थे, भक्ति भावना की रचनाएं रचते थे, प्रकृति के बारे में रचनाएं रचते थे। तो इधर के जो पुराने कवि थे वो वही कर रहे थे।
जो नए कवि थे वो देश के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो भारतीय युग जो है दोस्तों बहुत बहुत कहें तो बहुत जरूरी युग था। एक तरफ तो जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, समाज के जो लोग थे उनके अंदर देशभक्ति की भावना स्थापित करना ही करना था। दूसरी तरफ क्या था कि समाज में जो बुराइयां हैं उससे लड़ना भी था, यानी देश की जनता को जगाना था देश के प्रति। और दूसरी तरफ रूढ़िवादिता जो थी, परंपरा जो थी, खराब परंपरा, उन सबको खत्म भी करना था। ठीक है, तो भारतीय फैशन युग बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छा युग रहा। ठीक है, इसमें ही राष्ट्रीय भावना की चेतना का उदय हुआ। तो इसकी प्रवृत्तियां देख लेते हैं कि क्या क्या प्रवृत्तियां थी। ठीक है, प्रवृत्तियां की बात करें तो जैसा कि आपको पता है पुराने जो कवि थे वो श्रृंगारिकता लिखते थे, तो श्रृंगारिकता इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां है। भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण या प्रकृति के प्रति प्रेम भाव। ठीक है, ये सब पुराने लोग करते थे। नए लोगों का क्या था? राजभक्ति, लिखते चलिएगा, राजभक्ति व देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता, राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता। ठीक है, इसके साथ साथ तत्काल सामाजिक चित्रण, सामाजिक परिस्थिति का चित्रण। मार्कर चल नहीं रहा है तो आप लोग चूंकि रफ और पेन लेकर बैठे हैं तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो सामाजिक चित्रण होता था, व्यंग भी बहुत सारे किए गए, तो व्यंग का प्रधानता आप लिख सकते हो। ठीक है, किसकी प्रधानता? व्यंग की प्रधानता। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रवृत्तियां थी जो दोस्तों भारतीय हरिश्चंद्र युग में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे आइए, अब दोस्तों हम लोग किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। ठीक है, किस युग की बात करेंगे? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो कितना है? 1900 से लेकर 1918 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1900 से लेकर 1920 मिलता है, तो वो गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो परंपरा होती है ना एक बैग खत्म होती है ना एक बैग शुरू होती है। ठीक है, कोई भी युग होता है ना एक साथ शुरू होता है ना एक साथ बंद होता है। इसलिए जो 1918 तक तो द्विवेदी युग माना जाता है और कहा जाता है कि 2 साल इसके पतन में लगे, यानी नया युग के आरंभ में लोग इसके तरफ आकर्षित हो और इसके तरफ प्रतिकर्षित हो, यानी इसको छोड़े इसको पकड़े, इसके बीच का 2 साल लग गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मेन जो सर्वमान्य युग क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, कुछ चीजें जानिए। भारतीय हरिश्चंद्र युग में क्या हुआ कि भाई क्रांतिकारी जो लोग थे, बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष लोग थे, वो अपने विचारों से, अपने बोलने की कला से लोगों के अंदर क्या करते थे? भक्ति भावना जागृत करते थे, देश भावना जागृत करते थे कि हमारा राष्ट्र जाना नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और भारतीय युग में आंदोलन का आह्वान भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि वही जो भावनाएं थी वो विकसित रूप में द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। यानी हम द्विवेदी युग को क्या कह सकते हैं? भारतीय हरिश्चंद्र युग के विस्तृत या कहें तो विस्तृत और अगला चरण बोल सकते हैं कि भारतीय युग का यह विस्तृत रूप है और अगला चरण भी है। ठीक है, यानी नेक्स्ट कदम क्या है? द्विवेदी युग है। इसमें भी सारी चीज वही थी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे जो बड़ी चीज हुई वो ये कि हिंदी के खड़ी बोली का विकास हुआ। किसकी हुई? खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली जो हिंदी थी, खड़ी हिंदी, इसका विकास हुआ। क्योंकि दोस्तों 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो हुआ किसने किया और कब से शुरू हुआ, कब तक चला? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो 1900 से शुरू हुआ और 1980 तक आई थिंक चला। ठीक है, देख लीजिएगा, बट 1980 ही मेरे को लगता है। ठीक है, चला है। अच्छा, 1900 में जो इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ, तो शुरुआत किसने किया इसका संपादन का? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। ठीक है, श्याम सुंदर के बाद 1903 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1903 ईस्वी में किसने इसको लिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पे दोस्तों द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने संपादन कितने वर्षों तक किया? 17 वर्षों तक। 1920 तक इन्होंने संपादन तो किया सरस्वती पत्रिका का, लेकिन 1921 से किसने किया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और अगर ये बात करें द्विवेदी युग का, तो द्विवेदी युग को पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रिका का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग का स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे है द्विवेदी युग को पत्रिकाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में पत्रिका का बहुत अहम योगदान था।
ठीक है, बहुत अहम योगदान रहा इसमें। सरस्वती पत्रिका का तो बहुत बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा भी पत्रिका चलती थी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, अच्छा, इसमें खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? सरस्वती पत्रिका का जो संपादन भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आया तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई गद्य हो या पद्य हो, कोई भी भाषा हो, साहित्य की किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह आपको खड़ी बोली में रचनाएं लिखना है। किस बोली में? खड़ी बोली में। तभी हम सरस्वती पत्रिका में संपादित करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? दोस्तों पहले के जमाने को समझिए। आज जिस प्रकार हमारे पास किताब छपवाने के लिए मशीन, स्याही, सब चीजों की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, तो आज का युग पहले तो था नहीं। पहले एक दो मुश्किल से मशीनें थी और कागज भी बहुत ज्यादा कमी था, बहुत ज्यादा स्याही की कमी थी। इसलिए केवल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्हीं रचनाओं को रखना चाहते थे जो बेस्ट हैं और वो खड़ी बोली में है। ठीक है, इसलिए दोस्तों बोली के क्षेत्र में या कहें तो भाषा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया द्विवेदी युग में। खड़ी बोली का विकास हुआ, समृद्ध रूप देखने को मिला। जो हिंदी का व्याकरण है वो एक प्रकार से स्थिर हो गया, जो इसकी शब्द भंडार है वो बहुत अच्छे से हो गए। ठीक है, और इसका व्याकरण तो स्थिर हो ही गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ ना कि द्विवेदी युग में जितने भी क्रांतिकारी महापुरुष थे, महात्मा गांधी हो गए, तिलक हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, या फिर लाला लाजपत राय हो गए, जितने भी लोग थे सबका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने विचारों से जनता के अंदर आग जला दिया देशभक्ति के प्रति, और लोग क्या हो गए, मर मिटने के लिए तैयार हो गए, देश को आजाद कराने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिए। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह काल जो था वो क्या था, जागरण काल था, यानी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतीय युग को, क्योंकि वहां पे लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाया गया। अब लोग जाग चुके हैं द्विवेदी युग में, इसलिए इसको क्या किया गया, जागरण काल कहा गया। इसको सुधार काल भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गड़बड़ियां थी उसको सुधारा गया। ठीक है, पहले की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। सारे काव्य जो रचे जाते थे वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था। लेकिन अब चूंकि द्विवेदी युग में खड़ी भाषा का विकास हुआ, इसलिए अब जो भी रचनाएं होती थी खड़ी बोली में आती थी, जिससे लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होती थी, और खड़ी बोली का यहां से विकास होता है। कुछ विद्वान थे, उनका मानना था कि यार ब्रज भाषा बहुत सरल भाषा है, और इतने सरलता से जो हम लोग अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं काव्य में, खड़ी बोली में वो नहीं हो पाएगा। लेकिन द्विवेदी युग में जब सरस्वती पत्रिका में लेख छपने लगे, तो जब गद्य पद्य सब कुछ खड़ी बोली में आने लगा, तो उनका ये जो भ्रम था कि यार कुछ भी हो, ब्रज भाषा से सरल भाषा नहीं है, तो ये निर्मूल हो गया। और फिर वो लोग भी क्या करने लगे, खड़ी बोली में रचनाएं रचने लगे। ठीक है, ये था द्विवेदी युग। इसी में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी क्रांतियां भी हुई। जैसे बात करें अगर 1905 की, 1905 में क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन आया। कौन सा? बंग भंग आंदोलन हुआ। इससे जनता पे बहुत बड़ा मतलब प्रभाव पड़ा। ठीक है, जनता को आशा बना कि अब क्या करना है, देश के प्रति कट मरना है, अर्थात देशभक्ति और राजभक्ति की भावना 1905 के बंग भंग से आया। 1904 में, कितने में, 1904 में दोस्तों रूस और जापान का युद्ध हुआ। रूस और जापान का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1904 में। और बड़ी तवज्जुह की बात यह है कि जापान उसमें विनर निकला, यानी क्या किया, विन कर लिया, विजय प्राप्त किया। किसने? रूस को हरा के जापान ने 1904 में विजय प्राप्त कर लिया। दोस्तों इस बात को देख करना पूरे विश्व में एक अलग नजरिया व्याप्त हुआ। पूरे एशिया के लोग जो देखे इस बात को, अरे जापान हरा दिया रूस जैसे देश को, तो इससे क्या हुआ, भारत की जो जनता थी उसमें दोस्तों क्या हुआ, सकारात्मक दृष्टिकोण आया। इसके साथ साथ आशा जागी, तो आशावादी किरण भी आई। यहीं से आशा भी जागा कि यार जब जापान जैसा देश रूस को हरा सकता है तो हम लोग अंग्रेज को क्यों नहीं भगा सकते। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 1921 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1921 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी हमारे क्या कहते हैं, सत्याग्रह का सूत्रपात कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद 1931 में, कितने में, 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। किसको? भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है, जिससे जनता और ज्यादा गुस्सा में आ जाती है, और अब राजभक्ति देशभक्ति सबके अंदर कूट कूट के भर जाती है। क्योंकि इसी काल में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, इसलिए इसको आंदोलन युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंदोलन युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके तो बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, तो द्विवेदी युग की क्या प्रवृत्तियां थी ये देख लीजिए। इसमें क्या था, चूंकि खड़ी बोली जो थी, खड़ी भाषा जो थी, उसका विकास था, इसलिए इसमें इतिवृत्तात्मकता ये प्रमुख प्रवृत्ति थी। ठीक है, अनैतिकता का आग्रह, क्या, नैतिकता तथा किसका आग्रह, जो क्या किए थे गांधी जी, बहुत ही सूत्रपात किया था, किसका, सत्याग्रह का। तो नैतिकता का आग्रह आया। क्या आया? नैतिकता का आग्रह। नैतिकता के साथ साथ मानवतावाद भी आया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विकास हुआ।
खड़ी भाषा का विकास हुआ, ठीक है, या खड़ी भाषा बोले या खड़ी बोली का विकास हुआ, ठीक है, हिंदी की खड़ी बोली का विकास हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ आंदोलन का आह्वान हुआ, ठीक है, किसका आंदोलन, आंदोलन या कहे तो जो यहाँ पे अपने आसपास जो होता है उसको आंदोलन ही बोलते हैं ना, तो आंदोलन का आह्वान। इसके साथ साथ आपको पता है देशभक्ति की भावना आई, राजभक्ति की प्रचुरता थी, ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी प्रवृत्त भारतीय युग में आपको देखने को मिलता है सारे के सारे प्रवृत्त आधुनिक युग से, भारतीय युग से चल के द्विवेदी युग में मिलते हैं। बस एक ही चीज है कि भारतीय युग में जो थोड़ा था वो द्विवेदी युग में बड़ा हो गया और इसमें गुणात्मक वृद्धि हुई। जैसे यहाँ के लोग क्या चाहते थे, देशभक्ति की भावना जागृत किए, तो द्विवेदी युग में एक कवियों की पूरी पीढ़ी आ गई जो राजभक्त की ओर कविताएं लिखने लगा, कि देशभक्त के बारे में कविताएं लिखने लगा। तो क्या हुआ ना, जो भी चीजें आपको भारतीय युग में देखने को मिलती है वह विकसित रूप में द्विवेदी युग में मिलती है। इसलिए भारतीय युग की जो भी प्रवृत्तियां हैं आप उसको विकसित रूप में दर्शा सकते हो, किसमें, द्विवेदी युग में, ठीक है। और हाँ, इससे मुक्त छंद। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसका, छायावाद का, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, छायावाद का। इसके बाद दोस्तों हम तीनों युग के प्रमुख लेखक को याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, छायावाद का। छायावाद की समय सीमा क्या है, 1918 से 1936 और 1933 से लेकर 1936 या 37 तक क्या चलता है, हालावाद चलता है, ठीक है। तो ये भी आप जो मैंने बताया था वो ध्यान दीजिएगा, बट हालावाद को छोड़ो, अभी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, छायावाद ध्यान दो, ठीक है। तो छायावाद की शुरुआत 1918 से 1936 तक है, ठीक है। छायावाद क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि कोई ऐसी रचना रची जाए जिसकी छाया कहीं अन्यत्र स्थान पे जाके पड़े। यानी उदाहरण के तौर पे देखिए, इसके जो प्रमुख लेखक हैं इस युग के वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। 4 स्तंभ माने गए हैं, अभी आपको बताऊंगा। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है बहुत मस्त, कमायनी। क्या, कमायनी, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है। कमायनी में आप देखते हो, क्या देखते हो कि कमायनी में श्रद्धा और मन की प्रेम कथा की बात होती है, लेकिन इसके अगर गूढ़ रहस्य की बात करें, इसकी छाया की बात करें, तो ये आपके छाया जो है पीछे के समय में जाती है, जब भारत क्या था, एकदम गुलाम था, और अब क्या चाह रहा है। मनु, जैसे मनु कौन है, मनु दोस्तों हमारी जो राजा लोग हैं वो है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है हमारा क्या, जनता। तो जनता क्या है, श्रद्धा है। अगर मनु श्रद्धा को प्राप्त कर लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता जो है वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। तो छाया कहां पड़ रहा है, अलग जाके पड़ रहा है, इसलिए इसको छायावाद युग कहा गया, ठीक है। इसकी प्रवृत्तियों से ही इस काल के साहित्य का अनुमान पता चलता है। तो जब तक आपको प्रवृत्तियां नहीं पता चलेगी तब तक आप इस काल के साहित्य को नहीं जान पाओगे। तो पहले हम प्रवृत्तियां इसकी देखेंगे, फिर इसके साहित्य की बात करेंगे, ठीक है। प्रवृत्तियां क्या क्या थी छायावाद में, क्या क्या थी, तो सबसे पहले देशभक्ति की भावना, ठीक है। चित्रात्मक लेख, चित्रात्मक तथा सांकेतिक रचनाएं, नारी के प्रति नवीन दृष्टि, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, अतिशय कल्पनाशीलता था, अतिशय कल्पना। इसके बाद और क्या था, दुख दर्द पीड़ा की प्रचुरता, तत्कालीन समाज का चित्रण, तत्कालीन समाज के चित्रण के बाद क्या आता है, और क्या हुआ, समस्या की पूर्ति। भारतीय हरिश्चंद्र युग में थी, ये ध्यान देना, ठीक है, समस्या की पूर्ति हुई, ठीक है। तत्कालिक समाज का चित्रण ये हो गया, इतना चीज था, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज थे जो कि अभी इसको बताते वक्त अगर ध्यान में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, देशभक्ति की भावना, जो कि आपको पता है हर एक युग में रहा, भारतीय युग से लेकर द्विवेदी युग, छायावाद युग, हर जगह देशभक्ति की भावना व्याप्त थी, कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। भारतीय युग में छोटा था, द्विवेदी युग में बड़ा हुआ, और छायावाद युग में और बड़ा हो गया, ठीक है। चित्रात्मक तथा सांकेतिक रचनाएं, आपको पता है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जैसी जो कवित्री हैं वो इसी युग की हैं। तो उन्होंने क्या किया, देश की जनता के बारे में या कल्पना करके जो कुछ भी लिखा उसका चित्र भी अंकित किया, जिससे लोगों को जब पढ़ें तो उनको पढ़ने के साथ साथ अर्थ समझ में आए, लेकिन उसके साथ साथ दैनिक स्थिति क्या है देश की जनता की वो चित्र के रूप में भी देख पाए कि आजकल की हमारी जो जनता है वो कैसी है, ठीक है। नारी के प्रति नवीन दृष्टि, नारी के प्रति क्या, नवीन दृष्टि। जयशंकर प्रसाद के आंसू जब आप पढ़ते हो तो नारी के प्रति एक नवीन दृष्टि आपको देखने को मिलेगा। सोचो, एक ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी को छोड़ के चली जाती है
और चली जाती है तो आजकल के प्रेमी क्या होते हैं, प्रेमिका को गाली देने लगते हैं, अरे जा यार ससुरी छोड़ के चली गई है तो छोड़ के चली गई है, दूसरी पटा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, पहले के जो छायावाद के लेखक हुआ करते थे वो कैसे थे, जयशंकर प्रसाद सोचो अपने प्रेमिका के छोड़ जाने पे पूरा का पूरा काव्य लिख देते हैं, आंसू। सोचो इतना प्यार था, इतना मोह था, ठीक है, कभी पूरा मतलब पूरा लिख डालते हैं काव्य। और आजकल के आशिक कैसे हैं, अगर एक छोड़ दे जाती है, जा ससुरी क्या हुआ यार, जिंदगी में तिल खत्म थोड़ी हो गया, चले जाने दो यार, दूसरी पटा लेंगे। आजकल का ये अवधारणा है, एक गई तो दूसरी आ गई, ठीक है। फिलहाल ऐसा मतलब कि कुछ लोग हैं, यानी 100% में से अगर बात करें तो 5-6% हैं जो प्रेम में ऐसे पड़ जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर उनको प्रेम का छोड़ के चली जाती है तो वो पगला जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार इसको एक गेम समझना चाहिए प्रेम को, ठीक है। हाँ ये है कि जब तक आप किसी से रिलेशनशिप में रहो तब तक किसी दूसरे से बात मत करो, धोखा मत दो, ये ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे बात। और प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि उस छोड़ के चली जाए तो तुम पगला जाओगे यार, ये गलत बात है। फिर इसके बाद अतिशय कल्पनाशीलता थी। अतिशय कल्पनाशीलता कैसा है, महादेवी वर्मा खुद कहती हैं तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लो उस ओर क्या है। मतलब उनके अंदर बताओ कल्पना इतना है, इतना आकुलता है देखने के लिए, कह रही है क्षितिज को तोड़ दो, मैं देखना चाहती हूँ उस पार क्या है, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, या वो हमारी आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहती है, इसलिए क्षितिज जो बाधा बन रही है, ये जो प्राण बाधा बन रही है, हटाओ इसको, मुझे वहीं मिलना है, ठीक है। तो अतिशय क्या था, कल्पनाशीलता था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कल्पना तो बहुत बड़ी बड़ी कल्पना है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी। तो जयशंकर प्रसाद तो एक साक्षात उदाहरण हो जाते हैं अतिशय कल्पनाशीलता का। उसके बाद कहते हैं दुख दर्द पीड़ा की प्रवृत्ता। तो दुख दर्द पीड़ा तो छायावाद में एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, इसको लिखना। तो आंसू इसका तो जीता जागता उदाहरण है, आप देख रहे हो। फिर आता है तत्कालिक सामाजिकता का चित्रण। तो उस समय तत्कालिक समाज जो था, किस परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसका वर्णन इस काल में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ प्रकृति का प्रेम भाव, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी काल होगा प्रकृति से छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रकृति चित्रण जो होती है हर काव्य की, प्रकृति चित्रण जो होती है हर युग की क्या होती है, एक प्रमुख विशेषता होती है। तो प्रकृति चित्रण इसमें था, ठीक है। और भी चीजें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो छायावाद की ये कुछ प्रवृत्तियां थी और इसी के आधार पर वहां के साहित्य रचे जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद हो गया। कब, इससे पहले द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में एक चीज ध्यान देना, द्विवेदी युग में क्या है, राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद, यानी भारतीय युग में जो राष्ट्रीय चेतना आया उसका शंखनाद हो गया। किसमें, द्विवेदी युग में, कि अब तो कुछ नहीं, पीछे नहीं हटना है, अब अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिलानी है, बाहर फेंकना है सालों को। तो बिल्कुल द्विवेदी युग में ये हो गया था। और ये कुछ छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। छायावाद के बारे में आपको पता चल गया। प्रमुख कवि की बारे में बात करें तो प्रमुख कवि को आप छायावाद के याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, लिख लीजिए। सुदेवी देखो सूर्य निकला राम की जय हो। सुदेवी देखो सूर्य निकला राम की जय हो, लिख लो। सुदेवी देखो सूर्य निकला राम की जय हो। सुदेवी से क्या होगा, सु से सुमित्रा नंदन पंत, देवी से महादेवी वर्मा। सुदेवी देखो सूर्य निकला, सूर्य का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की जय हो, राम से राम कुमार वर्मा की जय हो, जय से जयशंकर प्रसाद। पूरे पूरे कवि आपको पता चल गए कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद कौन है, देवी यानी महादेवी वर्मा। इसके साथ साथ फिर कौन है, सूर्य अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद कौन आते हैं, राम अर्थात राम कुमार वर्मा। इसके बाद आते हैं जय अर्थात जयशंकर प्रसाद। तो ये कुछ कवि हैं जो क्या हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इसमें राम कुमार वर्मा को छोड़ दो, बाकी सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ट्रिक, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जाते जाते, क्योंकि सब कुछ तो आपको बता ही दिया हूं, उम्मीद है सब कुछ पता चल गया होगा। जैसे मैंने आपको याद कराया छायावाद के कवियों को, वैसे आप द्विवेदी युग के कवियों को कैसे याद करोगे और कैसे आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के कवियों को याद करोगे, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के, किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके प्रमुख लेखक को कैसे याद करोगे, इनके प्रमुख लेखक को याद करना हो तो एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है, कहते हैं क्या कहते हैं, राधा हरि दत्त जग चरण समाए, ये आपकी ट्रिक है। और इससे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पूरे लेखक आ जाएंगे। राधा को अभी छोड़ दीजिए, हरि से क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दत्त से क्या है, अंबिका दत्त व्यास। जग से क्या है, आचार्य जगमोहन सिंह। चरण को राधा से जोड़ दो तो क्या आता है, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लेखक हैं। तो ये जो 4 लेखक थे वो प्रमुख कहाँ के हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको याद करना बहुत आसान हो गया होगा। अब बात करते हैं किसको लेकर, द्विवेदी युग को लेकर, ठीक है। तो द्विवेदी युग के रचनाकारों को कैसे याद करोगे, तो लिखते हैं मैं, माखन और
महावीर। मैं, माखन और महावीर कहाँ गए थे? अयोध्या गए थे। अयोध्या गए थे। ये आपकी ट्रिक है द्विवेदी युग की रचनाकारों को याद करने के लिए। मैं से आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, और माखन से आपका क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। महावीर से हो जाएगा क्या आपका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या से आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये कुछ कवि कहाँ के थे? आपके द्विवेदी युग के थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये देखा कि कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग और छायावाद युग की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, उनका साहित्य क्या रहा, उनका समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इसके साथ साथ हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में भी चर्चा किया, सारे काल की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया, सभी काल के प्रमुख लेखक के बारे में चर्चा किया। एक टॉपिक जो छूट रही है वो है प्रमुख रचनाकार की रचनाओं को लेकर। तो यार आई थिंक समय ज्यादा होने के कारण हमको विराम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हो सकेगा तो इसकी ट्रिक बता दूंगा, या तो मेरे चैनल पे 60 वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे मैं आपको क्या बता दूंगा कि आप लोग कैसे मैं आपको ट्रिक मतलब दे दूंगा। आप लोग याद कर लेना कौन कौन सी रचनाएं, छायावाद की, द्विवेदी युग की और भारतीय युग की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आने वाला है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी कभी दबा लीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो को बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।